हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि शिफ्ट 1 की आंसर की मैथ और रीजनिंग की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है, आपने उसको देखा भी होगा। उसी कड़ी में ये सेकेंड शिफ्ट की आंसर की है और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ है। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा के इसमें बताया गया है, ताकि आपके कोई भी डाउट मैथ और रीजनिंग में हो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि सिर्फ आंसर टिक कराने से काम नहीं चल पाता है, कम से कम इन दो सब्जेक्ट्स में तो नहीं चल पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। यहाँ पर तीन लोगों के वजन की बात की गई है। ये ए, बी और सी। क्या कह रहा है? ए का वजन बी के वजन का 25% है, मतलब बी का अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा? 25। दूसरा क्या कह रहा है? और सी के वजन का 40% है, और सी का अगर 100 है तो उसका ये कितना है? 40। अब एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि हम सी से ही शुरू कर देते। क्या है? ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है। अब हम अगर सी का 100 मान लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि ए का वजन सी के वजन का 40%। ठीक है। और यही ए का वजन बी के वजन का कितना है? 25%। मतलब ये बी के वजन का 25% है, तो बी का ये कितना होगा? 25 होगा, और इसका 100 होगा तो इसका 25 होगा। जब 25 बराबर 40 है तो इसका 100 बराबर कितना हो जाएगा? 160। 4 गुना हो जाएगा 160। अब क्या कहा जा रहा है? सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो कितना प्रतिशत है? सीधा सीधा 100 के हिसाब से देखेंगे तो 160%। फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा था ए का वजन बी के वजन का 25% है, तो इस चीज को हमने छोड़ दिया, पहले आगे देखते हैं। और ए का ही वजन सी के वजन का कितने है? 40%। ठीक है, तो सी का अगर हमने 100 माना तो ए का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इसका इससे रिलेशन यहाँ पर बी के साथ बना देंगे। क्या था बी के साथ? ए का वजन बी के वजन का 25% है। ए का जो वजन है वो बी के वजन का कितना है? 25%। तो अगर ये चीज 25% है तो 100% क्या हो जाएगी? 25 चुकू 100, 4 चुकू 16, 160। यानी बी का वजन कितना होगा? 160। रिलेशन अब किसमें वो जानना चाह रहे हैं? बी और सी में। और क्या पूछ रहे हैं? सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो ये अगर 100 अपने आप में और 160 तक हमें देखना है तो इसका 160 ही प्रतिशत हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये कोई वर्ग बना हुआ है और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी भुजा बराबर होती हैं, आपको पता है। वर्ग की भी सभी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। और इनके क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, और इसका भी होता है भुजा स्क्वायर। और पूछ क्या रहे हैं? वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात। तो वर्ग की भुजा यानी ए स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी एक्स स्क्वायर का अनुपात पूछ रहे हैं, तो उधर तो वही बचा रहेगा, √3/4। अब इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ए अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, बराबर वही चलेगा √3/4। इसका वर्गमूल ले लेंगे। ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 का वर्गमूल लेंगे तो ये डबल रूट हो जाएगा, तो √3/2। तो ये अगर कोई ऑप्शन में है तो वही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन इसका नहीं है तो यानी कि ई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में से कोई नहीं। अगला देखिए, यदि ए अनुपात बी। देखिए हमने आपको बताया भी था कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मैराथन में इसको कराया था। मैराथन में तो इसमें कई सारे क्वेश्चन फंसे हैं। अगर हम बात कर लें, ये भी हमने बताया हुआ था। और उसके बाद क्षेत्रफल संबंधी आपको क्वेश्चन कराए थे। ये तो बिल्कुल बताए थे कि जब तीन चीजों के अनुपात, चार चीजों के अनुपात जुड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया? ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 1/2 अनुपात 3/8। और क्या दिया गया? बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 1/3 अनुपात 5/9। 1/3 अनुपात 5/9। और सी अनुपात डी क्या दिया गया है? 5/6, 5/6 अनुपात 3/4। ठीक। इन अनुपातों को हमें सबको जोड़ना है, और हमें निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है। तो चलिए पहले तो ये जो बटे में इसको सिंपल कर लेते हैं हम। सभी को सिंपल कर लेते हैं। वो कैसे होंगे जाके देखिए। अगर आप देखेंगे, एक को हम करके बता दे रहे हैं, बाकी हो जाएंगे।
इसको अगर हम a बटे b लिखें, अनुपात को बटे में लिखा जा सकता है, तो बराबर आगे क्या लिखेंगे, 1/2/3/8, यानी अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर, तो क्या हो जाएगा 8/6, और अनुपात क्या बन जाएगा 4/3। इसका अनुपात बन रहा है 4/3, यानी 4:3 बन रहा है। तो देखें कैसे बन रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा, है ना, 8 ऊपर जाएगा, है ना, और 2×3 6 नीचे आएगा, तो ये 4/3। इसी हिसाब से कर दीजिए आप, 9 5/9 था ना, 5/9, 9 ऊपर चला जाएगा, तब 9 ऊपर चला जाएगा, लिख देते हैं इधर, 9 ऊपर चला जाएगा और 5×15 नीचे आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये 3, 3×3 = 9, 15, यानी 3:5 इसका बनेगा। और इसका क्या बनेगा, 5×4 = 20, 6×3 = 18, यानी कि 10:9, है ना, 5×4 = 20 और 6×3 = 18 नंबर। ठीक है, इधर वाला हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब इसको ले। हमने बताया था जब 3 अनुपात आपस में जुड़ते हैं तो कैसे करते हैं, एक अनुपात के लिए इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 10 × 4 × 3 अनुपात। अब एक छोड़ देते हैं और इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं, 3 × 3 × 10, फिर इस बार 2 छोड़ देते हैं, इसका इसके साथ, इसके साथ, ये और ये कर 3 × 5 × 10, और लास्ट में इन तीनों का गुणा कर देते हैं, 3 × 5 × 9। अब इसमें जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, देखिए यहाँ से कट रहा है, एक तो 5 5 5 10 और 5 10, और क्या कट रहा है 3 3 3 और 3, और ये कुछ कट रहा है क्या, हाँ शायद 2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 4×2 = 8, इधर क्या हो जाएगा 3×2 = 6, 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 9, तो कितना अनुपात बना 8 6 10 9, कोई ऑप्शन है 8 6 10 9, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो आप देख लेना आपका कहीं कुछ अगर मिस्टेक इसमें हुआ हो, और वैसे तो सही हुआ होगा आप लोगों का सभी का। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी पढ़ता है, ये भी हमने आपको बताया था, 2 तरह के सब्जेक्ट बताए थे, उसमें सेम यही सवाल बताया था, डिजिट सिर्फ अलग थे, और बिल्कुल यही सवाल मैराथन में बताया था। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लेता है, 50.8 हिंदी लेते हैं, अगर हम इधर हिंदी की बात कर लें तो ये कितने लेते हैं, सपोज 50.8% लेते हैं, और क्या कह रहा है, और हिंदी लेते हैं, और 64.2 अंग्रेजी लेते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कितने लोग लेते हैं, 64.2% वो लेते हैं इंग्लिश। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 और टोटल स्टूडेंट दिए जा रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स दिए जा रहे हैं, कितने दिए जा रहे हैं 500, तो कहा जा रहा है कि तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। देखिए पहले उन्होंने बता दिया कि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी पढ़ रहा है या अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब कोई छूटा हुआ तो है नहीं, बट इसमें ऐसा जरूर है कि कुछ लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं हिंदी भी पढ़ रहे हैं, ये जरूर होगा, कॉमन जरूर यहाँ पर होंगे। तो जरा इनको जोड़ लेते हैं दोनों को, क्या हो जाएगा हिंदी का और इंग्लिश का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50.8, और इधर हो जाएगा 64.2, तो 0 5 और 6 5 गया 115 बन रहे जाके। आपको भी पता है कोई भी संख्या 100% से ज्यादा हो नहीं सकती, और यहाँ पर 115% बन रहा है, तो ये तो 100% के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 500। तो ये जो 15 है यही कौन है, कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, तो यही 15 है जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, मतलब यहाँ वाले। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर, ये 15% बराबर क्या हो जाएगा 5, और 15 15 15 75, तो ये 75 कुल मिला के लोग हो जाएंगे जो दोनों पढ़ते होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, तांबे के गोले का व्यास 6, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने बताया था कि जब एक तरह की आकृति को दूसरी तरह की आकृति में डाला जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ उनकी विमाएं पूछी जाती हैं, चाहे आर पूछी जाए या एच पूछा जाए, कुछ ना कुछ पूछा जाता है, बिल्कुल सेम सवाल वही है। तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो तांबे का कोई गोला होगा, और आपको पता है गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर होता है
आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के एक लंबे तार में खींचा जाता है। इससे एक तार बनाया जाता है और हमने ये बताया था अपने पिछले वाली शिफ्ट वाली क्लास में भी कि तार एक बेलन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह करता है? माना कि पतला होता है लेकिन बेलन की तरह बिहेव करता है। यदि तार की लंबाई शायद 36 थी, ये तार की लंबाई 36, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या बताओ। तो हम दोनों के अनुपात बराबर कर सकते हैं, मतलब गोले का आयतन और हम किसके बराबर कर सकते हैं? बराबर बेलन का आयतन, यानी तार का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान रख दीजिए। पहले वाले में आर क्या है? गोले वाले में 6 सेंटीमीटर, लेकिन आर नहीं है, वो व्यास है, तो कितनी त्रिज्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4/3 में गुणे 3 में गुणे 3 में गुणे 3 बराबर आर स्क्वायर। इसका आर कितना है? इसका आर पूछा गया और हमें दिया क्या है? इसकी लंबाई। तो आर को स्क्वायर में बना रहने दीजिए, लंबाई की जगह कितना लिख दीजिए? 36। 3 त्रिका 9 और 9 चौक 30। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, अब बचा क्या है? आर स्क्वायर बराबर 1। आर बराबर 1 और कुछ भी नहीं। आर का मान कितना बचा है? 1, और यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राशि में 5 वर्षों में, एक राशि है वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की उसमें वृद्धि हो जाती है। जो राशि थी वो 5 साल में 50% बढ़ गई। अब आगे देखते हैं। इस दर से 12,000 का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है, तो वो दर क्या होगी आप बताइए। अगर 5 साल में कोई राशि 50% बढ़ रही है तो ये 50% क्या है? ब्याज ही तो है। और ब्याज में क्या क्या शामिल होता है? ब्याज में होती है दर, और क्या होता है? और होता है समय। ठीक है, तो जब हर साल उसे कितनी कितनी 10-10% उसको दर मिली होगी, हर साल 10-10% दर मिली होगी, तो 10×50 उसका 5 साल के बाद उसको ब्याज के रूप में मिला होगा 50%। किसका 50%? मूलधन का 50%। ठीक है, आर का मान तो निकल आया, यानी 10% है। और इसी दर पे वो अपनी आगे की बात बता रहे हैं कि अगर 12,000 रुपए हो, मतलब अगर कोई मूलधन कितना हो? कोई मूलधन 12,000 रुपए हो, तो उस 12,000 रुपए को, और समय कितना दे रहे हैं? 3 साल के लिए, और दर तो यही हो जाएगी, यानी 10% के हिसाब से उसका क्या पूछ रहे? CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो दर को हम क्या कर सकते हैं? 1/10, ये आपको पता होगा। 10% मतलब 1/10 भिन्न के रूप में होता है। लगाने का तरीका कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग। कैसे लगाएंगे? अगर आज 10 रुपए मूलधन था तो ये 10 रुपए मूलधन, तो एक का मतलब होता है इस पे ब्याज मिला है। तो 10 मूलधन था तो एक जुड़ के कितना हो जाएगा? 11। एक साल के बाद 10 रुपए 11 हो जाएंगे। किस दर से? 10% की दर से। जो 1/10 लिखा जाता है, इसमें भी आपको शायद पता होगा और पता ही होगा कि जो नीचे वाला 10 होता है इसको मूल मानते हैं, और जो ऊपर होता है यही बढ़त होती है, मतलब जो ब्याज मिल रहा होता है। ठीक है, तो 10 रुपए के 11 हो जाएंगे ये पहली साल, फिर से 10 के 11 हो जाएंगे, फिर से 10 के 11 हो जाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो पीछे की राशि बनती है वही मूलधन हो जाती है। अब अगर हम देखेंगे तो इधर हमारा अमाउंट बन रहा है कितना? 1000, और इधर कितना बन रहा है? 1331। 11 का क्यूब 1331। अब इसमें जो दिया है उसको उसके बराबर कर दीजिए। मूलधन दिया है, यानी कि आप 1000 को इसके बराबर कर सकते हैं, और वो भी कितनी बार जाएगा? 12 बार। 1000 मतलब 12 गुना है। तो और पूछ क्या रहे थे? मिश्र धन तो पूछ नहीं रहे हैं, तो मिश्र धन निकालना नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं ब्याज। और ब्याज कितना बनेगा जाके? 331। 1000 घटा देंगे तो 331 बनेगा। तो 331 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 331। तो इसका मान आ जाएगा 12×1=12, 12×12=2, 12×3=36, और 1=37, और 12×3=36, और 3=39, यानी 3972 रुपए उसको क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल जाएगा 3 साल के बाद। अगला देखिए, क्वेश्चन है, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में करते हैं। क्योंकि दिनों का अनुपात है दो लोगों का, और वो दो लोग मान लीजिए ए और बी है, नाम तो दिए गए हैं खैर, और दिनों का अनुपात क्या है? 11:17।
जो ज्यादा दिन लेता है वो काम कम कर पाता होगा, यानी उसकी क्षमता कम होगी, और जो कम कम दिन लेता है उसकी क्षमता कैसी होगी, तो ये वाइस वर्सा हो जाते हैं, यानी इनके क्षमता का रेशियो जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 17:11। देखिए किसी को भी जो पैसा या लाभांश मिलता है वो हमेशा उसके कार्य के हिसाब से मिलता है, जितनी क्षमता उसमें करने की होती है, ठीक है। तो इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसी अनुपात में इसको क्या मिलेंगे, लाभांश मिलेगा, जो पैसा बांटा जाएगा। फिलहाल यहाँ के हिसाब से कितना हो रहा है जाके, 17 और 11 कितना हो रहा है जाके, 28 हो रहा है जाके, 17 11 28, और 28 ये है यहाँ पर, जबकि वास्तव में ये 28 कितने के बराबर है, 5600, जो उसमें पैसे बांटे जाने हैं, ठीक है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। तो इनका कितना आ जाएगा, जो ए है या जिसका नाम सुरेश है उसको मिल जाएंगे 17 दूनी 3400, उसको मिल जाएंगे 17 दूनी 3400 रुपये, ये ए को मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे, 11 दूनी 2200 रुपये, ठीक है। इस तरह से 3400 और 2200 कोई ऑप्शन, हाँ यही हो जाए, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, एक्स की पावर ए इंटू बी माइनस सी दिया है, बी माइनस सी दिया है, और इंटू एक्स की पावर बी इंटू क्या दिया है, सी माइनस ए दिया होगा, इंटू एक्स की पावर और सी इंटू ए माइनस बी दिया होगा, ठीक है। इसकी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों राशियां कैसी हैं, गुणे में। पहले तो हम भाग को अंदर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए बी माइनस ए सी, दूसरा क्या है, एक्स बी सी माइनस बी ए, तीसरा क्या है, एक्स सी ए माइनस सी बी। क्योंकि गुणा में है और बेस बराबर है तो हम सभी घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। आप देखेंगे कि ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, बचा क्या है, एक्स बराबर 0। और किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे हैं एक सड़कें एक 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। अगर कोई यहाँ पर कंट्री है तो वहां से कितनी सड़कें गुजारी जा रही हैं, देखो 6 हुई कि नहीं हुई, हाँ 6 शायद हो गई हैं, और इनको नाम क्या दिए गए, एक्स वाई जेड 1 2 3 दिए गए हैं, ठीक है। किसी गांव के लिए जाती है ना, उन देश की ओर जाती है, हाँ ठीक है। तो ये सड़क इधर की ओर है, ऐसे सभी आ रही हैं और सभी इसी की ओर आ रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जब तूफान आता है तो बाई सड़क अवरुद्ध हो जाती है। कौन सी सड़क अवरुद्ध हो जाती है, बाई सड़क अवरुद्ध हो जाती है। जब बाढ़ आती है तो एक सड़क अवरुद्ध हो जाती है। और आगे क्या कह रहा है, जब बाढ़ आती है तो एक और दो प्रभावित होती है, एक भी प्रभावित होती है और दो भी प्रभावित होती है। जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, जेड भी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, अवरुद्ध हो जाती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चल जाए तो किस सड़क को, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3 हो गया। अगला देखिए, कुछ नहीं था उसमें, तो एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं, एज वाले होते हैं। यहाँ पर है फादर, या ये कह लें पिता, और यहाँ पर है उसका बेटा सन। इनकी उम्र में अनुपात क्या दिया गया है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ये 5 गुनी का मतलब है, बच्चा अगर 1 साल का है तो पिता कितने साल का है, 5 साल का है। लेकिन 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष के क्या होता है बाद में, क्या होता है, इनकी आयु का अनुपात बदल जाता है। क्या हो जाता है, 2:1, दोगुनी हो जाती है। 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। पिता की उम्र क्या होगी, इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे बेसिक तो यही है कि पिता की उम्र 5x मान लो और पुत्र की कितनी मान लो, x मान लो। तब इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो और बराबर कितने के कर दो, 2/1। इसको इस तरह से भी लगाया जा सकता है आराम से, ठीक है। जो उम्र दी गई थी उसमें हमने x मान लिया और 15 का जोड़ दिया, क्योंकि 15 डायरेक्ट हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि डायरेक्ट ना तो प्रतिशत में और ना ही अनुपात में किसी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता। तो x लगा लेते हैं तो फिर आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं और उस दिए हुए अनुपात के बराबर कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है, आप क्या वो कह क्या रहा था, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तो ये कर लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 माइनस कितना,
2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया 3 इज इक्वल टू 15, तो 1 इज इक्वल टू 5। 5 का मान यहाँ लगा दीजिए, ये हो जाएगा 25 साल का और ये हो जाएगा 5 ईयर। ठीक है, यानी कि उसके पिता की उम्र कितनी रही होगी, उसके पिता की उम्र 25 वर्ष रही होगी। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे और कुछ है ही नहीं तो सॉल्व हो ही जाएगा, तब भी x का मान कितना आएगा, x का मान जो आएगा उसको जब आप रखेंगे तो पिता की उम्र 25 वर्ष आएगी। अगला देखिए 3 की पावर 3/4 की पावर कितना है -6 है, इंटू 4/3 की पावर -8 है, इज इक्वल टू 3/4 की पावर। तो इसको हमें n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले तो देखो 3/4 यहाँ है, 3/4 यहाँ, तो इसको भी 3/4 ही बना लेंगे। तो 3/4 की पावर -6 इंटू 3/4 कर देते हैं, और ये जो ऊपर की घात होगी ये प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जब हमने अंश को हर को अंश बना दिया तो चिन्ह बदल जाए। ठीक है, और यहाँ भी वही चल रहा था, उसको चलने दीजिए। 3/4 हो जाए। यहाँ देखिए गुणा है, बेस समान है, तो आप घातों को जोड़ सकते हैं। तो 3/4, और जब घातें जुड़ेंगी तो -6 और ये +8, तो कितनी बचेगी 2, और इधर कितना बचेगा 3/4 की पावर n। यहाँ भी बेस समान है तो आप घातों की तुलना कर सकते हैं, और n का मान कितना आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला देखिए 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1, और शायद ये प्लस है या भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है शायद, भाग 1/3/2 की पावर -2। देखिए भाग के चिन्ह से लगाते हैं। अच्छा, इनको क्या कर सकते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, माइनस है तो 1/4 लिख सकते हैं, प्लस 1/8 लिख सकते हैं, और ये भाग है तो चलने दीजिए फिलहाल। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 1/, और माइनस अगर हमें हटाना है तो इसको 2/3 कर सकते हैं, और भाग 2 ही लगी रहेगी। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किधर कितना आएगा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 8 = 9। भाग का चिन्ह लगा रहने दीजिए। अब इसको हम ऊपर अगर ले जाते हैं तो 2/3 का ऊपर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो 3/2, और वो भी उसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 कितना 4, 9/4 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ये बात समझ में ना आई हो तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको जब 1/, ये है तो ये 3 यहाँ, ये कहाँ चला जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे बना रहेगा, और इसका फिर वर्ग भी कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कहीं भाग का चिन्ह लगा है और सामने लिखा तो दोबारा ही लिख देते हैं 3/8, और भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दीजिए, फिर इस भिन्न को बदल दीजिए, कितना 4/9। 4 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो मान कितना आ जाएगा 1/6, और शायद ऑप्शन है 1/6 ऑप्शन है। इस तरह से ये। अगला देखिए, नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीदता है। नीलू क्या करता है, यहाँ रुपए लिख दीजिए, यहाँ क्वांटिटी लिख दीजिए, फिर यहाँ रुपए लिख दीजिए, फिर यहाँ क्वांटिटी लिख दीजिए। नीलू 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में कितने खरीदता है 2 खरीदता है, और उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 3 रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचता है 5। इसमें अंदर अंदर का गुणा कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा। अगर अंदर का गुणा बड़ा है तो लाभ होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है, वैसे आप लगाना चाहोगे तो एक नींबू का दाम निकाल के भी इसको लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से लिखने पर थोड़ा ट्रिक है, अगर आप ऐसे लगाते हो तो आराम से ये सवाल लग जाता है। फिलहाल आप एक नींबू के दाम से भी इसको निकाल सकते हैं। एक नींबू का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए और एक ही नींबू का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, और आराम से ये लग जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इससे आप देख लीजिए, लाभ निकालना है तो 3 दूनी 6 -5 एकन 5, और हमेशा बाहर नीचे कौन रहता है बाहर वाला। ठीक है, जो क्रय मूल्य होता है, एक्चुअली ये क्या होता है कॉस्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं 100 का, तो कितना आ जाएगा 1/5 में गुणे 100। और आपको अच्छी तरह पता है कि इसका मान क्या आएगा 20% का, वो भी क्या प्रॉफिट आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्याएं हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि बीच की संभव यहाँ से लेके कहाँ तक 1/2 के। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वो संख्याएं ढूंढनी है जिनका मान इनके बीच में आए, और इनके बीच में ये क्या होंगी वास्तव में, तो इसका मान ऊपर देख लीजिए 0.26, और कितना 18, फिर भी 6, और ये कहाँ तक जाएगा, और ये भी माइनस का है, और ये कहाँ तक जाएगा 0.5। इस ये जो भी मान दिए हैं इसमें जिसका भी मान
इसके बीच में है, इस रेंज के बीच में, -0.66 से कहाँ तक, 0.5 तक, वो इसका आंसर होगा। और आप लगा के इसको देख सकते हैं, शायद देख लीजिए। 4 पॉइंट ये तो होगा नहीं, 1/3 ये भी 2.6, 1/3 माइनस में ये भी नहीं, शायद सी होगा। आप लगा के देख सकते हैं इसको, बताइए तो कर भी दें, लेकिन टाइम ही कोई मतलब है नहीं उस बात का, आराम से आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है। कितना है, 116 पाई। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः होंगी। देखो, एक तो ये बात है, इसको बिना लगाए भी आराम से लगाया जा सकता है। कैसे, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको आप हल करने चलोगे ना तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, और बाई ऑप्शन आराम से लग जाएगा। अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर इनमें से तो कोई नहीं है ही ऑप्शन हमारे लिए। 116 पाई होना चाहिए दो वृत्तों का। वृत्तों का आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आर आर का वर्ग करेंगे आप 12 का तो 144, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 10 का वर्ग करेंगे, 10 दाम 100 और 4 चौको 16, हाँ ये तो बन रहा है, और 16 नहीं, तो फिर यही ऑप्शन हमारा सही हो जाए। ठीक है, लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ऐसे सवाल ना ही लगाओ, और ऐसे डायरेक्ट निकल आए वो ज्यादा बेटर होता है। रखे ही वो इसलिए जाते हैं कि कुछ लोग उसमें फंसे रहे, और जो भी समझदार हैं या जो परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं उसको आगे बढ़ जाए लगा के। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक। ठीक है, तो मेन तो होता है प्राध्यापक, तो दो पहले, ठीक है, इसमें भी है। फिर सह प्राध्यापक होगा, मतलब एक होगा, तो फिर यही हो जाएगा, और लास्ट में आएगा सहायक। अगला है, दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इस तालिका में हमें क्या दिख रहा है, इस तालिका में हमें दिख रहा है कि जो नीचे वाला कॉलम है इसमें आपको बड़ी संख्या नजर आ रही है, और वो किसके सापेक्ष नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ऊपर वाली संख्याओं के सापेक्ष ही नजर आ रही है। तालिका में सबसे पहले यही देखते हैं, चीजें जुड़ रही हैं कि घट रही हैं, धीरे से घट रही हैं या तेजी से घट रही हैं, धीरे से बढ़ रही हैं या तेजी से। जब धीरे से घटती हैं तो कहीं ना कहीं माइनस का काम होता है, और जब बहुत तेजी से घटती हैं तो वहां पर भाग का काम होता है या वर्गमूल का काम होता है। जब बढ़ रही होती तो या तो प्लस का काम होता है या फिर गुणे का काम होता है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बढ़ तो रही है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं है, यानी कि हम जोड़ सकते हैं। तो कितना हुआ, 6 2 8, 8 और 18 कितना हुआ जाके, 18 26, और 26 के साथ 54 का क्या रिलेशन है, 26 में गुणे 2 बराबर 52। अच्छा 52, ठीक है, 52 में आप +2 कर सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, 4 12 4 16, और 16 और 36 6 6 12, और 3 1 4 1 5, 52, और 52 का 2 गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 104, और 104 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 100। हाँ ठीक है, यही बन रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है, 3 1, तो 3 1 4, और 9 4 13, 13 दूनी 26, 26 1 27, सही है, सभी बन रहे हैं। 15 5 20, 20 और 45 65, 65 दूना 103, यही, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें करना क्या है, इसमें क्या गलत है, 100 गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मान ज्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला है, इसमें गलत संख्या ज्ञात करनी है हमें, और ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो क्या जुड़ रहा है देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं इनके बीच का। 31 और 41 के बीच का अंतर कितना बैठेगा जाके, 12 का, और 21 और इसके बीच का 10 का, इसके और इसके बीच का कितना बन रहा है, 13, और 7 1 8 का, और 8 और इसके बीच का कितना अंतर बन रहा है, 8 और 13, तो ये 5 का बन रहा है, और 3 और 8 के बीच का कितना बन रहा है, ये भी 5 का। तो गलती यहीं पर कहीं पर है। सभी में आप देखो, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 5, 8 से 5 नहीं होने चाहिए, तो दो दो कम हो रहे हैं, तो 8 से कितने होने चाहिए थे यहाँ पर, 8 से 12 10 8 और 6 होने चाहिए थे, कितने, 6 होने चाहिए थे, और 6 से 6 होने चाहिए थे, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ 6 नहीं, अंतर 6 होना चाहिए था। अंतर 6 कैसे होगा, 13 से अंतर 8 में जब हम 6 का अंतर करेंगे तो यहाँ मान कितना आएगा, 13 से 6 7, 7 6 13, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 7। ठीक है, वो अंतर 6 होना चाहिए।
संख्या 6 नहीं होगी, ये 7 होगा। अब 7 के बाद कितने का अंतर आएगा, यहाँ जब 6 का अंतर था तो अब कितने का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा, तो 4 के हिसाब से 3 सही है, ठीक है। तो यानी कि 8 गलत है। कौन सा गलत है, 8 गलत है। आगे देखते हैं। आगे है भाई, मदन के भाई के अंकल। यहाँ पर कोई मदन बैठे हैं, मदन का कोई भाई है, तो ये भाई है मदन के, ठीक है। मदन के भाई के अंकल, तो इनके क्या अंकल, यहाँ पर इनके अंकल होंगे। मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। ये पिता और भूमि किसके, करण के, करण के पिता के ये क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो क्या आपको पूछा जा रहा है, मदन और कर्ण में क्या संबंध है, मदन का कर्ण के साथ रिलेशन क्या है, ठीक। एक बार देख लो, मदन का भाई, तो कोई भी हो सकता, नाम तो है नहीं उसका, मदन का भाई के अंकल, तो अंकल, अगर मदन के भाई के अंकल हैं तो वो मदन के भी अंकल होंगे। अच्छा, इनका क्या है, ये भाई हैं, किसके हैं ये हैं कर्ण के पिता के भाई। तो यानी कि कर्ण के लिए ये भी क्या हो गया, अंकल हो गया, कर्ण के पिता के भाई मतलब कर्ण का भी ये अंकल हो गया। तो जब कर्ण का भी अंकल है, मदन का भी अंकल है, इसके भाई का भी अंकल है, तो फिर क्या है, मदन कर्ण का पुत्र है, गलत। मदन कर्ण का भाई है, हाँ हाँ, मदन कर्ण का भाई है, ये सही हो सकता है। मदन कर्ण का अंकल नहीं, फिर इसको नहीं, तो फिर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है, सही बी सही हो सकता है, भाई हो सकता है। अगला देखिए, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण कहाँ होता है, अगर ऊपर हम उत्तर मान के चलते हैं तो दक्षिण हमेशा नीचे रहता है। कितनी जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। और फिर दाएं मुड़ जाती है। देखो दायां हमेशा, अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ तो दायां किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो कितनी मुड़ जाती है, कितनी किलोमीटर जाती है, दो, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर जाती है। और फिर दाएं मुड़ जाती है, इसका दायां कहाँ जाएगा, ऊपर, दाएं मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर जाती है, मतलब इसी सामने तक जाती होगी, 3 किलोमीटर जाती है। और फिर अपने बाएं मुड़ जाती है, और यहाँ से ये उधर के लिए नहीं मुड़ती है, इधर मतलब इधर दाएं के लिए नहीं मुड़ती, बाएं के लिए मुड़ जाती है, ठीक है। सीधा चलना शुरू कर दिया। अब वो किस दिशा में जा रही, तो अगर ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूरब था, तो ये कौन सा दिशा होगी, पश्चिम। तो ये किस दिशा में जा रही होगी, पश्चिम। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए ये इजोटी ही है, इजोटी। बहुत पहले जब रीजनिंग पढ़ते थे हम लोग तो इजोटी का बहुत यूज करते थे, मतलब जो वर्णमाला में डिकोडिंग वगैरह आती थी तो इजोटी में आराम से लग जाता था। 25, 5 घटा दो 20, और 5 घटा दो 15, और 5 घटा दो 10, और 5 घटा दो 5, तो 5, 10, 15, 20 और 25 आराम से ऐसे बन जाएगा। जो भी आए जे और ई, याद रखने के लिए जोटी का प्रयोग करते थे। माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, इनके में से कौन सा सत्य है। अच्छा, तीन दिए गए मान, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज 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 के लिए कंडीशन 6, 3, 9, 10 नहीं, त्रिभुज तो वो होगा ही नहीं, कोई भी त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज तो होगा ही नहीं, उपयुक्त में से 1 से 3 नहीं, कोई नहीं त्रिभुज होगा ना। त्रिभुज के लिए कंडीशन होती है किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, एंड 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। उसी कूट में निम्न में से कौन सा अंक एंड दर्शाता है, एंड कौन सा दर्शाता है, एंड 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, तो 5 दर्शाता है, ठीक है। अगला देखिए, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी, अच्छा सवाल है ये, एक ट्रेन है वो 600 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। अच्छा, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन फास्ट है और एक कैसी है, स्लो है, ठीक है, एक स्लो है। इसमें होता क्या है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, एक ट्रेन जो है वो 3 घंटा कम समय लेती है, तेज जो है वो 3 घंटा कम समय लेती है स्लो वाले से। अच्छा, इनकी गतियों का जो अंतर है वो भी दे दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इनकी गतियों का अंतर है। हम यहाँ पर कर ही क्या सकते हैं, हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने ना तो किसी की स्पीड दी है और ना ही किसी का टाइम दिया है, केवल दूरी दी है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को दूरी समान चलनी है, तो यहाँ पर दूरी वाल अगर समान चलनी है तो दूरी को तो हम ले सकते हैं। और किस तरह से लगाएंगे, समय दिया है, समय का अंतर दिया है, क्या दिया है, समय का अंतर दिया है, और समय का अंतर कितना है, 3 घंटे, ठीक है। तो समय का अंतर निकलेगा कैसे, बड़ी वाली जो बड़ी वाली ट्रेन है या जो स्पीड से चलती है और जो धीमे से चलती है उनके बीच के समय के अंतर को आप निकाल लीजिए और 3 के बराबर कर दीजिए, तो पहले कौन आएगी, धीमी वाली। तो कितनी, समय बराबर दूरी बटे चाल,
और धीमी वाले की चाल हम मान के चलते हैं कितनी है, x है मान लो, और माइनस क्या हो जाएगा 600 अपॉन, और दूसरी वाली की 6 ज्यादा है 10 किलोमीटर, तो इसमें 10 और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसका मान ज्यादा आएगा इससे, और वो कितना ज्यादा आएगा, 3 घंटे ज्यादा आएगा। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हमेशा यहाँ के बाद हम हमेशा बाई ऑप्शन चलिए, कभी भी ये सवाल आ जाए कभी इसको सॉल्व मत करिए, आप बाई ऑप्शन चलिए। अब मान रख के देखिए, आराम से 3 मिल जाएगा। आप 40 रखोगे तो 40 यहाँ, 40 50, 40 यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 40 जीरो कट जाएगा, 15 आ जाएगा, और 40 यहाँ 50 हो जाएगा, 50 से काटोगे जीरो और 12 आ जाएगा। और इस तरह से 40 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 40 से ही बन रहा है। 40 रखने पर क्या हो रहा है, किसकी चाल पूछा, तो दोनों ट्रेनों की गति है क्रमशः, दोनों ट्रेनों की गति है क्रमशः। अगर बड़े वाले की 40 है, नहीं नहीं, बड़े वाले 40 किलोमीटर घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमने अगर इसकी जगह 40 रखते हैं, मतलब इसको हमने कम माना है, तो फिर ये तो नहीं होगा, क्योंकि कम माना है तो मतलब ये 40 ये होनी चाहिए और ये 30 होनी चाहिए। जब 40 ये होगी तो इसका मान कितना आ जाएगा, 40 के हिसाब से इसका मान आ जाएगा 15, और 30 के हिसाब से, जो 30 है इसके हिसाब से इसका मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 3 दूनी 6 20, तो अंतर सही नहीं होगा, 30 वाले से भी नहीं होगा। 50 वाले से देख लेते हैं। अगर 50 हमने ज्यादा वाले को माना है तो ये क्या होगी, इसकी स्पीड 40 रहेगी और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 50, ठीक है। अब अगर स्पीड 50 रहती है तो क्या हो जाएगा, 50 रहने पर 50 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो जीरो, और 12 पीछे 60, 12 बार जाएगा। और इसमें 40 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 40, यानी कि 15 चौकू 60। तो इधर आएंगे 15 घंटे, इधर आएंगे 12 घंटे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 घंटे। थोड़ा सा हो गया। अगर हम यहाँ पर क्या करते, एक्स इसको मानते और इसको एक्स माइनस 10 मानते, इसको एक्स मानते, तो थोड़ा सा आराम से लगता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप मान रख के देखिए, तो मान जब आप रखेंगे पूरी चाल माननी पड़ेगी। अब वहां पर एक्स का कोई मान नहीं है, पूरी चाल। तो अगर आप 50 ले रहे हैं तो ये 10 जोड़ के 50 मानिए, बस इतना सा है। आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। आप एक्स प्लस 10 को पूरा कितना मान के चलिए, 50, और इसको कितना मान के चलिए, 40, तो ये 40 दी है। और आराम से आपको क्या निकल आएगा, इसका डिफरेंस निकल आएगा टाइम का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तु का 1/2 मिलता है। 1/2 पहले पहले को मिल जाता है, यानी ए को 1/2 मिल जाता है। बी को क्या मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4। दूसरा बच्चा है उसको पहले बच्चे का, यानी पहले बच्चे का कितना मिलता है, 1/4। और सी को कितना मिल रहा है, और सी को तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, और सी को भी पहले बच्चे का वो भी कितना मिल रहा है, 3/4 मिलता है। चौथे बच्चे को कितना मिलेगा, तो देखें तो बचा क्या है, पहले तो 1/2 प्लस ये कितना बचेगा, 1/8 प्लस ये कितना हुआ, 3, 4 दूनी 8, 3 तो यहाँ पर एलसीएम 8 आ जाएगा, 2 चाकू 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 3, 4 3 7, 4 3 7 1 8, 8 होते। दूसरे वाले के लिए कुछ नहीं बचेगा, पूरा इन्हीं 3 बच्चों में बट गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोई नहीं। अगला देखिए, अगला है, यदि शब्द हाइट को 96108921 के रूप में कोडित किया गया हो और लूज को 131616206 के रूप में कोडित किया गया हो, तो उसी भाषा में मोबाइल के लिए कोड क्या होगा। देखिए, यहाँ पर h के बाद i आता है, और i का मान कितना होता है, 9, 1 e, और यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई ई 5 होता है, इजोटी से भी देख ले, किसी से देख ले। 5 की जगह क्या आया, 6, यानी +1। तो यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। आई का मान कितना होता है, 9, और आ रहा है यहाँ पर 10। आई में भी +1 हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इन सभी जो लेटर्स हैं इनमें +1 करके उनका मान दिया जा रहा है। जो वास्तविक उनकी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, +1। और आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी वही है। एल की जगह देखिए 13, एल एम का मान रखा गया है। एल की जगह किसका मान रखा गया, एम का। तो जब ऐसा किया गया तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया जाएगा। तो एम की जगह किसका रखा जाएगा, एम एन एन का रखा जाएगा, और एन का कितना होता, 14। तो 14 तो सभी जगह। ओ के बाद ओ का मान किसका रखा होगा, पी का रखा गया होगा, और पी का कितना होता है, 16, ओ पी। और बी की जगह क्या रखा गया होगा, 2, यानी कि सी का रखा गया होगा, और सी का मान कितना है, 3। और आई की जगह किसका रखा गया होगा, 9, यानी 10 रखा गया होगा, और 10। और एल की जगह अब आ गया आपको 13, और ई की जगह 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से। अगला देखिए,
क्वेश्चन वन, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं? देखिए त्रिकोण 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, फिर क्या हो गया 1 2, फिर 4 2 6 7 8, 8 हो गए, 9 10, ठीक 10 हो गए, 11 12 और एक पूरा 13, 13 यहाँ पर त्रिकोण हो गए। आप अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, देखिए हमने अभी पहले बताया था कि हम लोग ये देखते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं, और बढ़ रही हैं तो किस स्पीड से बढ़ रही हैं। आप देखोगे बढ़ तो रही हैं लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा। किस तरह से जोड़ा गया होगा देख लेते हैं। क्या एक दूसरे में जोड़ा गया? 8 4 12 की 2, और 8 4 8 2 10 और 1 11, इसको जोड़ के, मतलब इसको जोड़ के क्या बनाएगी ये, इसमें क्या किया गया है 112 96 84, 4 2 6 और 11 8 19, इसको जोड़ के ये बनाई गई है। तो इसको जोड़ के ये बनाई गई होगी, इसको जोड़ के ये बनाई गई होगी, इसको जोड़ के ये, इसको जोड़ के ये बनाई गई होगी। कौन सी गड़बड़ है वो देख लेते हैं। ये तो हो ही गई थी, 4 2 6 11 8 19, ठीक। और 8 6 14 और 9 और 1 10 की 0 और 3 1 10 की 0 और 3 1 4 1 5, ठीक। अब इसको देख लीजिए, 8 4 12 की 2 और हाँ यही गड़बड़ हो रही है, 8 4 12 की 2 और 0 0 यानी 12 रहेगी, और 5 3 8, 812 होनी चाहिए थी, 872 देखिए यही गलत है। अगला देखिए, किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? देखो डी का सी हुआ है तो -1, ई का भी सी हुआ है, इधर देखते हैं, डी का सी हुआ है तो -1, ई का भी सी हुआ है तो ये -2 हुआ, एल का आई हुआ है तो कितना हुआ 9 पे आया और एल से तो -3, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 है, ठीक है। आई को फिर से उन्होंने डी कर दिया कि, और 9 से कितने पे लाए हैं, सीधा ये 4 पे लाए हैं, ठीक है, तो -5 पे आई। इसी तरह से आप इसके भी सब में -1 -2 -3 ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी का -1 ए और ओ का -1 यानी कि MNON, और सॉरी -2 तो कितना हो जाएगा M, बी -2 कितना हो जाएगा M, और तो फिर यही मिल रहा है, और आगे आप मिला लीजिए, M का -3J, बी का -4 X में पहुंचेगा जाके, ए का -5 -6, ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिटेल जो एक्सप्लेनेशन था पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हम आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहे, आप एक अच्छी नौकरी पाएं, और इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।